क्लास 9th। आज हम चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स की अगर डेफिनेशन लिखनी है तो ये डेफिनेशन है, अ फोर्स इज एन एफर्ट दैट changes the state of an object at rest or at motion. It can change an object's direction and velocity. Force can also change the shape of an object. ठीक है, तो आप ये फोर्स की डेफिनेशन लिख सकते हैं। फोर्स क्या होता है कि किसी भी बॉडी की शेप, साइज को चेंज कर सकता है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, उसकी पोजीशन को चेंज कर सकता है। वो रेस्ट में है या मोशन में है, वो ये सब चेंज कर सकता है। ये सब चेंजेस फोर्स की वजह से होंगे। ठीक है, इसके आगे फोर्स की डेफिनेशन में एक लाइन और लिख लेना कि फोर्स इज यूज्ड इन आवर एवरीडे एक्टिविटी सच एज पुशिंग, पुलिंग, ट्विस्टिंग, लिफ्टिंग, प्रेसिंग एंड स्ट्रेचिंग। फोर्स की डेफिनेशन आप हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालने के बाद पहले ये पोर्शन लिखेंगे जो मैंने पहले कराया है, और उसके बाद अगली लाइन से आप इस लाइन को भी नोट कर लेंगे। फोर्स इज यूज्ड इन आवर एवरीडे एक्शन सच एज पुशिंग, पुलिंग, ट्विस्टिंग, लिफ्टिंग, प्रेसिंग एंड स्ट्रेचिंग। मतलब फोर्स की वजह से हम पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, किसी चीज़ को ट्विस्ट कर सकते हैं, उठा सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं एंड स्ट्रेचिंग कर सकते हैं उसकी। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ फोर्स, अगली हेडिंग डालेंगे हम, इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स में आप क्या लिखेंगे? फोर्स कैन प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफेक्ट्स: मूव अ बॉडी एट रेस्ट, स्टॉप अ मूविंग बॉडी, चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी, चेंज द डायरेक्शन। तो ये आप 5 पॉइंट्स किस हेडिंग में लिखेंगे? इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ठीक है, इसके बाद चलते हैं फोर्स दो तरीके के होते हैं, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स, जब फोर्स लग रहा हो किसी उस पर और उसका रिजल्टेंट जीरो हो, मतलब फोर्स तो लगे पर कोई एक तरीके का फोर्स का रिजल्टेंट जीरो हो, सारे फोर्स मिला के जो सम हो उसका जीरो हो, तो बैलेंस फोर्स होगा। अगर जीरो नहीं हो रिजल्टेंट तो अनबैलेंस फोर्स होगा। ठीक है, कैसे? बहुत आसान शब्दों में एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये डायग्राम देखिए, इसमें एक रस्सी को कुछ लोग खींच रहे हैं। यहाँ पे 300 न्यूटन का बल लग रहा है और यहाँ पे भी 300 न्यूटन का बल, मतलब फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये बैलेंस फोर्स होगा। कैसा होगा? बैलेंस। ठीक है, और यहाँ पे देखिए नीचे वाले इसमें फोर्स लग रहा है इधर 300 का, इधर 400 का। तो ऑब्वियस है कि ये फोर्स इधर की तरफ ज़्यादा लगेगा, तो ये फोर्स हो जाएगा अनबैलेंस और ये वाली टीम एक तरह से जीत जाएगी। ठीक है, तो ये होते हैं बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। अब आपको इसमें लिखना क्या है, मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। आपको हेडिंग डालनी है बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस फोर्स में फर्स्ट वाली लाइन लिख लीजिए आप, और अनबैलेंस्ड फोर्स में सेकंड वाली लाइन। ठीक है, तो बैलेंस फोर्स में हेडिंग में ही 3rd लाइन और लिख लीजिए, और अनबैलेंस फोर्स में ये 4th लाइन। ये 2 लाइन अनबैलेंस में और ये 2 लाइन बैलेंस में। ठीक है, आप चाहें तो इसी तरीके से भी लिख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू है नहीं।
ठीक है, अब आगे चलते हैं कि फोर्स, नेट फोर्स क्या होता है। नेट फोर्स या जो रिजल्टेंट अभी बताया मैंने आपको, वो एक्चुअली होता क्या है। देखिए, ये एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एलजेब्रिक सम निकालते हैं फोर्स का। तो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस पे एक तरफ तो आपके 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है F3, और F1 और F2 दो फोर्स लग रहे हैं एक ही साइड में, इस साइड में ये लग रहे हैं दोनों 5 न्यूटन के। तो टोटल अमाउंट इस फोर्स का कितना हो जाएगा इधर की तरफ, अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 10 न्यूटन का फोर्स, और ये कितने का, 7 का। तो ये 10 माइनस 7, तो अगर नेट फोर्स निकालना है तो 10 माइनस 7 3 न्यूटन। कौन सा फोर्स ज़्यादा है, ये 10 न्यूटन वाला ज़्यादा है, तो इसकी डायरेक्शन 10 न्यूटन की तरफ हो जाएगी। तो ये होता है नेट फोर्स, ठीक है। तो इस तरीके से निकालते हैं नेट फोर्स। तो आप इसको भी लिख सकते हैं और ये डायग्राम बना सकते हैं, बहुत आसान सा डायग्राम है, ठीक है। इसके बाद हम कुछ और फोर्स के बारे में देखते हैं। फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स को बहुत आसानी से इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम फर्श पे या किसी सरफेस पे डाल देते हैं, मान लीजिए बॉल डाल देते हैं, एक बॉल, तो क्या होगा कि एक लिमिट तक तो वो ट्रेवल करेगी और उसके बाद फिर वो रुक जाएगी अपने आप ही, जबकि हमने उस पर कोई फोर्स लगाया नहीं। एक बार फोर्स लगाया, फेंका, तो उस चल रही है, तो दोबारा फोर्स लगेगा तभी रुकनी चाहिए। लेकिन जो अर्थ का सरफेस होता है वो उस पर एक फोर्स लगाता है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, और उसकी वजह से वो रुक जाती है। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर हम कोई फोर्स इधर की तरफ लगा रहे हैं, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा सरफेस पर, क्लियर। हालांकि इसका मोशन इधर ही होगा। फ्रिक्शन फोर्स एक लिमिट तक बहुत कम होता है इसका अमाउंट, इसलिए ये फोर्स एक लिमिट तक तो अपोज करता है, फिर उसके बाद फोर्स लगता रहता है, लेकिन बॉडी मूव करती रहती है, बॉडी मोशन में चलती रहती है, ठीक है। तो आप इसके बारे में भी नोट कर लीजिए। फोर्स ये काम में आते हैं, आगे भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको लॉज ऑफ मोशंस पढ़ाऊंगा और कुछ डेफिनेशंस लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड हैं इम्पोर्टेंट, जैसे इनर्शिया है, मास है, और मोमेंटम है, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। तो ऐसी चीज़ें हम अगले वीडियोज में देखेंगे। ओके, थैंक यू।